स्टोर होता है। और ये जो विटामिन B12 है ना, एक पॉइंट आप याद रखेंगे, यहाँ पे लिखा है मैंने, इट इज कोरिन रिंग विद सेंट्रल कोबाल्ट एटम, है ना। इट इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स विटामिन, बी विटामिन, क्योंकि ये जो कोरिन रिंग है इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स, इसके सेंटर पे कोबाल्ट एटम होता है, और ये रिंग बहुत कॉम्प्लेक्स है। ये सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स विटामिन है। सबसे सिंपल बी विटामिन कौन सा है? नियासिन। सबसे कॉम्प्लेक्स बी विटामिन कौन सा है? दैट इज दिस कोबालामाइन, विटामिन B12। अब इसको एक और नाम देते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एनिमल प्रोटीन फैक्टर, क्योंकि ये खाली प्रोटीन जो एनिमल सोर्सेज हैं उनमें पाया जाएगा, ये प्लांट सोर्सेज में नहीं पाते हैं। कुछ साइंटिस्ट, कुछ वर्कर्स कहते हैं कि कुछ प्लांट सोर्सेज में ये पाया जाता है, जैसे मशरूम वगैरह, लेकिन मोस्ट ऑफ द वर्कर्स क्या कहते हैं कि ये किसी प्लांट सोर्स में होता ही नहीं है। समझ आ रहा है? तो ये यहाँ पे इसलिए हम इसे कहते हैं कि ये एनिमल ऑरिजिन का है खाली, इसलिए हम इससे कहते हैं कि ये एनिमल प्रोटीन फैक्टर है, कि एनिमल्स के साथ एसोसिएटेड होता है, ये प्लांट्स में नहीं पाया जाता है। इसको हम एंटी परनेशियस एनीमिया फैक्टर भी कहते हैं, और इसको हम एक्सट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैसल भी कहते हैं। अब क्या है ये एंटी परनेशियस एनीमिया फैक्टर, क्यों कहते हैं वो मैं आपको आगे भी समझाऊंगा। तो लेकिन यहां पे मैं आपको एक पॉइंट बताता हूं। एंटी परनीशियस एनीमिया फैक्टर इसलिए कहते हैं क्योंकि एक एनीमिया होता है जो मैं आगे आपको सिखाऊंगा, दैट इज कॉल्ड परनीशियस एनीमिया। परनीशियस एनीमिया को ट्रीट करने के लिए विटामिन B12 का इंजेक्शन दिया जाता है। परनीशियस एनीमिया के सिम्टम्स को ट्रीट करने के लिए विटामिन B12 का अगर इंजेक्शन देंगे तो वो क्या होंगे, वो सिम्टम्स कम हो जाएंगे। तो इट मीन्स कि जो परनीशियस एनीमिया है, परनीशियस एनीमिया, इसको प्रिवेंट करने के लिए, इसके सिम्टम्स को प्रिवेंट करने के लिए क्या, कौन सा इंजेक्शन देते हैं? B12 इंजेक्शन। दैट मीन्स इट इज एंटी परनीशियस एनीमिया फैक्टर, कि ये परनीशियस एनीमिया के सिम्टम्स को का एंटी है, उनको क्या करता है, उनके खिलाफ ये काम करता है और उन सिम्टम्स को कम कर लेता है। समझेंगे बात को, मैं आगे सिखाऊंगा आपको इंशाल्लाह। इसे कहते हैं एक्सट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैसल, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। यहां पे थोड़ा सा जहन लगा दीजिएगा। कहते हैं, अब सवाल ये पैदा होता है कि हम इसे एक्सट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैसल क्यों कहते हैं। ओके, ये आप ऐसा समझे कि जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है उसमें एक सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है जिसे हम कहते हैं इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैसल, और वो इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैसल इसके साथ विटामिन B12 के साथ मिलके इस विटामिन B12 की हमारे इंटेस्टाइन्स में एब्जॉर्प्शन कराता है। उसे हम इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैसल कहते हैं। क्योंकि वो इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैसल है, ये बाहर से आया है, इसे हम एक्सट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैसल कहते हैं। ये देखिए वो इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैसल क्या होता है और कहां पे होता है। आप देखिए, अगर हम डाइजेशन की बात करें, जब हम डाइट में लेते हैं, फूड के साथ लेते हैं विटामिन B12, ठीक है, हमने विटामिन B12 लिया फूड के साथ, और ये जो विटामिन B12 है, सबसे पहले हमारे सेलिवरी ग्लैंड्स एक सब्सटेंस सक्रीट करते हैं जिसे हम कहते हैं आर प्रोटीन। और आर प्रोटीन जो है, यहां पे दिखा देता हूं मैं, सपोज ये फूड है यहां से, जिसमें हमारा विटामिन B12 भी है। ये जब हम इंजेस्ट करते हैं, यहाँ पे हमारे सेलिवरी ग्लैंड्स हैं, वो एक प्रोटीन सक्रीट करते हैं जिसे हम कहते हैं आर प्रोटीन। क्या कहते हैं? आर प्रोटीन, या उसे आर फैक्टर कहते हैं, या आर सब्सटेंस कहते हैं। इतना ही आप याद रखेंगे। इसके बाद ये जो है फूड जो है, ये अल्टीमेटली हमारे स्टोमक में पहुंचेगा और फिर जाके हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन्स हैं उनके साथ उनमें जाएगा, ये पहले पोर्शन में, जिसे हम कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले पोर्शन को क्या कहते हैं? ड्यूडेनम, वहां पे जाएगा। अब देखिए होता क्या है, ये आर प्रोटीन जो है, ये एक्चुअली फूड जो है, फूड हमारा यहाँ पे पहुंचता है, ठीक है, फूड हमारा यहाँ पे पहुंचता है, इसी में हमारा विटामिन B12 है। और ये आर प्रोटीन जो है, आर प्रोटीन इसको यहाँ मिलता है स्टोमक में, इसके साथ मिलता है, ठीक है। आर प्रोटीन जब इसके साथ मिला, फिर इसे ले जाता है इनटू द इंटेस्टाइन्स, फिर ये दोनों चलते हैं एक साथ, ये आर प्रोटीन एज वेल एज दिस विटामिन B12 जो है, वो अल्टीमेटली कहाँ पहुंचते हैं? इस इंटेस्टाइन में। तो यहाँ पे विटामिन B12 एंड आर प्रोटीन जो है, ये एक साथ आ जाते हैं यहाँ पे। फिर इंटेस्टाइन में आर प्रोटीन इसको छोड़ देता है, बोलता है बेटा तुम जाओ, अब तुम्हें अपने इंट्रिंसिक फैक्टर के साथ मिलना है। वो इंट्रिंसिक फैक्टर कहाँ से आता है? वो भी इस स्टोमक से ही आता है। यहाँ पे कुछ सेल्स होती हैं जिनको हम कहते हैं पैराइटल सेल्स। क्या कहते हैं? पैराइटल सेल्स। वो एक सब्सटेंस सेक्रीट करते हैं जिसे हम कहते हैं इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैसल। क्या कहते हैं उसे? इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैसल। कहाँ से सेक्रीट होती हैं? वो स्टोमक से ही सेक्रीट होते हैं। कि कौन सी सेल्स करते हैं सेक्रीट? पैराइटल सेल्स। और वो इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैसल जो है, क्योंकि ये अब विटामिन B12 छोड़ा गया है, यहाँ पे आर प्रोटीन ने इसे छोड़ दिया है, इस विटामिन B12 को, कहाँ पे? इंटेस्टाइन में
फर्स्ट पोर्शन ऑफ इंटेस्टाइन में, जिसे हम कहते हैं ड्यूडेनम। अब यहां पे विटामिन B12 जो है, B12 यहां पे इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैसल के साथ मिलेगा। विटामिन B12 को हम इसलिए क्या कहते हैं, एक्सट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैसल। समझेंगे, एक्सट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैसल अब किसके साथ मिलेगा, इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैसल। इसीलिए जो विटामिन B12 है इसको क्या कहेंगे, एक्सट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैसल, जो कि इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैसल से मिलेगा। और यहां पे ये इसे इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इंटेस्टाइन जो है, सपोज दिस इज इंटेस्टाइन, ये इंटेस्टाइन का वॉल है, यहाँ पे ये सेल्स हैं, सपोज ये एक सेल है इसका सेल मेम्ब्रेन है, ये इंटेस्टाइन है, यहाँ से ब्लड है, ठीक है, और यहाँ से हमारा डाइजेस्टेड मटेरियल है, ये है डाइजेस्टेड मटेरियल जो कि डाइजेशन जहां पे हो रही है। अब यहां पे क्या है, ये है एक्सट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैसल, जिसे हम कहते हैं विटामिन B12। इसके साथ दूसरा अटैच्ड कौन है इसके साथ, अब इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैसल। अब ये जो है इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैसल, ये इसकी मदद करेगा इसको एब्जॉर्ब करने में, इसको हमारे ब्लड में लेने में मदद करेगा। इस एक्सट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैसल को करेगा क्या है, ये इस जो यहाँ पे इंटेस्टाइन में जो ये सेल्स होती हैं, लाइनिंग में जो होती हैं, इन पे एक रिसेप्टर होता है, वो रिसेप्टर इसके लिए होता है, इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैसल के लिए, ठीक है। जो सबस्टेंस कहां से प्रोड्यूस हुआ, पैराइटल सेल्स ऑफ द स्टोमक, वहां से प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। उसके लिए रिसेप्टर होता है। एक बार ये रिसेप्टर के साथ, अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड होते हैं, और ऑलरेडी इनके साथ क्या बाइंड है, एक्सट्रिंसिक फैक्टर किसके साथ बाइंड है, इंट्रिंसिक फैक्टर के साथ। तो एक बार इंट्रिंसिक फैक्टर अपने रिसेप्टर के साथ मिलता है, ये सेल इसको बिल्कुल ही अंदर ले जाते हैं, इस सारे कॉम्प्लेक्स को, और इस तरीके से हमारा एक्सट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैसल, जिसे हम क्या कहते हैं विटामिन B12 है, ये क्या हो जाता है, ये हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब होता है, और हमारे ब्लड में ये आगे जाके चलता है, विटामिन B12 सप्लाई हो जाता है सारी बॉडी को। देखिए जो इतना अभी मैंने कहा, इसमें सिंपल में क्या होता है, बस मैं रिवाइज करता हूं एक सेकंड में। क्या होता है, हम खुराक खाते हैं, ठीक है, मैंने कहा कि इसे हम एक्सट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैसल भी कहते हैं विटामिन B12 को। वाई, बिकॉज इसके लिए हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैसल प्रोड्यूस होता है, जो कि एक ग्लाइकोप्रोटीन है, और वो इसकी एब्जॉर्प्शन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब होता क्या है, जो हम खुराक खाते हैं इसमें विटामिन B12 है, ये खुराक जो है यहाँ पे डायरेक्टली ये स्टोमक में आ जाता है, खुराक स्टोमक में आ जाता है, और स्टोमक में आने के बाद यहाँ पे एक चीज याद रखेंगे, इस खुराक पे एंजाइम्स एक्ट करेंगे, HCl एक्ट करेगा, जो वहां पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, पेप्सिन एक्ट करेगा, वो इस खुराक को तोड़ेंगे, और खुराक से क्या निकलेगा, हमारा कौन सा विटामिन B12 जो है, विटामिन B12 जो है वो यहाँ पे रिलीज होगा, है ना, विटामिन B12 रिलीज होगा। अब यहाँ पे विटामिन B12 जो है एक प्रोटीन, एक फैक्टर रिलीज किया जाता है सैलिवरी ग्लैंड से, जिसे हम कहते हैं R प्रोटीन। ये भी यहाँ स्टोमक में आ जाता है, ठीक है, स्टोमक में हमारे सिलेवा में होता है, फिर अल्टीमेटली ये हमारे स्टोमक में आ जाता है। वहां पे सबसे पहले B12 के साथ वही मिलता है। एक बार B12 को छोड़ा गया फूड से, किस तरह से, जब फूड में जो एंजाइम्स थे वो उस पर एक्ट करते हैं, तो B12 विल बी रिलीज्ड। B12 रिलीज हो गया तो उसके साथ ये R प्रोटीन बाइंड हो गया, और इसे ले जाता है, बोलता है मुझे कहां लेना है, मुझे कहां लेना, बोलता है मैं तुम्हें अपने साथी के साथ मिलाऊंगा जो तुम्हारा इंट्रिंसिक फैक्टर है। उसने बोला वो कहां पे प्रोड्यूस होता है, बोला यहीं पे प्रोड्यूस होता है स्टोमक में ही, लेकिन यहां तुम नहीं मिल सकते हो, आपको मैं बिल्कुल मिला दूंगा आपकी असली जगह पे, जहां पे उसके साथ मिलना जरूरी है। तो कहां पे मिला देते हैं इनको, एक्चुअली ये R प्रोटीन विटामिन B12 को कहां पे लाता है, इंटेस्टाइन में लाता है। इंटेस्टाइन में लाने के बाद, पहला स्टोमक, उसके बाद इंटेस्टाइन में लाता है, वहां बोलता है जाओ बेटा अब तुम अपने वाले फैक्टर से मिलो, अपने इंट्रिंसिक फैक्टर के साथ मिलो। तो ये इंट्रिंसिक फैक्टर जो कि पैराइटल सेल्स ने प्रोड्यूस किया होता है, यहां पे ये पहुंचते हैं, और B12 तो रिलीज किया गया इंटेस्टाइन में, किसने रिलीज किया, R प्रोटीन से ये सेपरेट हो गया, फिर जाके ये अब अपने वाले फैक्टर के साथ मिलेगा, जिसे हम कहते हैं इंट्रिंसिक फैक्टर। तो B12 अब मिला इंट्रिंसिक फैक्टर के साथ, क्योंकि ये इंट्रिंसिक फैक्टर के साथ अब मिला। अब इंट्रिंसिक फैक्टर क्या करता है, इंट्रिंसिक फैक्टर हमारे यहाँ पे जो सेल्स होती हैं इस इंटेस्टाइन में, उन पे इंट्रिंसिक फैक्टर के लिए रिसेप्टर्स होते हैं, रिसेप्टर के साथ इंट्रिंसिक फैक्टर मिलता है, उसको पकड़ के लाता है, एक्सट्रिंसिक फैक्टर को, विटामिन B12 को पकड़ के लाता है, बोलता है आजा मेरे साथ, मैं तुम्हें एब्जॉर्ब करा देता हूं। वो बोलता है कैसे, हमें गेट में छोड़ेंगे, बोला मेरा साथी है वहां पे, रिसेप्टर लगा है, रिसेप्टर के साथ टच किया इसने इंट्रिंसिक फैक्टर ने, तो सारा ही कॉम्प्लेक्स जो है इंट्रिंसिक एज वेल एज एक्सट्रिंसिक फैक्टर, अब ये इस तरह से दोनों को एब्जॉर्ब करते हैं, दोनों को इंटरनलाइज करते हैं सेल में, और सेल में आने के बाद फिर ये अल्टीमेटली यहां से ब्लड में जाते हैं। तो इस तरह से हमने समझा कि एक्सट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैसल इसलिए हम इसे कहते हैं क्योंकि ये विटामिन B12 जो है इसके लिए इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैसल हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में होता है, जो इसकी एब्जॉर्प्शन करा देता है। दिस इज द कंसेप्ट। अब इसके बाद ज्यादा लेने की जरूरत नहीं, इतना याद रखेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है वो ये है कि इसकी फंक्शंस क्या है, व्हाट आर द वेरियस फंक्शंस ऑफ विटामिन B12। ठीक है, विटामिन B12 इसका मैंने रिकमेंडेड डोजेज वगैरह हाँ यहाँ लिखा हुआ। तो विटामिन B12 की फंक्शंस क्या है,
सबसे पहली फंक्शन जो है ये हमारे होमोसिस्टीन को मिथियोनाइन में कन्वर्ट करता है। जो मैंने आपको विटामिन B9 के बारे में भी बताया वही सारा इसमें है, तो कुछ नया सीखने की जरूरत नहीं है। ज्यादा होगा तो अगर ये विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होगी तो होमोसिस्टीनीमिया होगा, जो मैंने ऑलरेडी आपको कहा है, उसके सिम्टम्स वगैरह जो होते हैं, तो वही कंसेप्ट है यहाँ पे। अब जिस तरह से वो विटामिन B9 डीएनए सिंथेसिस और सेल डिवीजन के लिए लगता था, ये भी उसी के लिए लगता है। मैंने कहा ना इनकी फंक्शन लगभग सेम है, इनकी डेफिशिएंसी सिम्टम्स भी सेम है, फंक्शन में थोड़ी सी डिफरेंस है और उसी की वजह से डेफिशिएंसी सिम्टम्स में फर्क है। एक 90% इनमें मिलता है, ओनली 10% इनमें डिफरेंट है। अब देखिए हीम सिंथेसिस के लिए भी लगता है, जैसे वो लगता था, ठीक है, हीम सिंथेसिस, सॉरी ये जो है इसमें एक खास पॉइंट है कि ये हीम सिंथेसिस के लिए भी लग रहा है। हीम सिंथेसिस मींस हीम जो कंपोनेंट किसका है, हीमोग्लोबिन का, तो ये में खास फंक्शन कि ये हीम सिंथेसिस के लिए भी लगता है। और यहाँ पे और एक काम ये करता है कि यहाँ पे जब हम इसकी बात करते हैं, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल की बात करते हैं, यहाँ पे एक कंपाउंड का इन्वॉल्वमेंट होता है, एक मॉलिक्यूल का इन्वॉल्वमेंट होता है जिसे हम कहते हैं सक्सेनाइल कोएंजाइम। ये जो साइक्लिक हम पढ़ेंगे आगे इंशाल्लाह रेस्पिरेशन, इसी में एक जगह पे इसका भी काम रहता है, ये भी बनता है और इससे कुछ और बनता है इस साइकिल में, जो हम साइकिल पढ़ेंगे ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। लेकिन ये जो सक्सेनाइल कोएंजाइम है ये नॉर्मल वे में बनता है जो कि खुराक से आता है वैसे, लेकिन यहाँ से एक और सब्सटेंस है उससे ये कन्वर्ट किया जा सकता है, ये उसे कन्वर्ट किया जा सकता है सक्सेनाइल कोएंजाइम ए में, जो कि इस ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड का एक अहम पार्ट है, इसमें एक अहम रोल अदा करता है। तो वो किससे बनाया जा सकता है, ये तो एक डाइट से एक नॉर्मल तरीके से भी बनता है, जब ये रिएक्शंस होती हैं जो कि हमने फूड खाया, फिर पायरुवेट में कन्वर्ट हो गया ग्लूकोज, फिर पायरुवेट इनटू एसिटाइल कोएंजाइम ए जो मैंने आपको बताया है, फिर एसिटाइल कोएंजाइम ए TCA साइकिल में चलेगा, तो फिर इसमें काफी सारी रिएक्शंस होंगी, एक रिएक्टेंट बनाएगा दूसरा प्रोडक्ट, फिर वो प्रोडक्ट रिएक्टेंट एक्ट करेगा, फिर और एक प्रोडक्ट बनाएगा, तो इसमें काफी सारी रिएक्शंस होती हैं, उनमें ये भी इन्वॉल्व होता है। लेकिन ये ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड के बाहर से भी इसमें डाला जा सकता है, क्योंकि ये कन्वर्ट किया जा सकता है फ्रॉम अनदर सब्सटेंस जिसे हम कहते हैं मेलानाइल कोएंजाइम ए से, ये इनटू दिस कन्वर्ट किया जा सकता है, मेलानाइल कोएंजाइम ए से सक्सेनाइल कोएंजाइम ए कन्वर्ट किया जा सकता है। और ये जो है ये यहाँ का TCA साइकिल में ये मेलानाइल कोएंजाइम ए नहीं आपको मिलेगा, ये बाहर से आएगा, ठीक है, ये बॉडी की रिएक्शंस में ही बनता है, तो ये बाहर से आएगा। मेलानाइल कोएंजाइम ए जो है ये कन्वर्ट होगा सक्सेनाइल कोएंजाइम ए में फॉर द एनहांसमेंट ऑफ दिस TCA साइकिल। तो इसका मतलब है कि इसका विटामिन B12 का यहां पे भी रोल होता है। विटामिन B12 क्या करता है, मेलानाइल कोएंजाइम ए को सक्सेनाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट करता है, जो कि सक्सेनाइल कोएंजाइम ए जो कि एडिशनल सक्सेनाइल कोएंजाइम ए किस में ऐड होता है इस तरीके से इनटू द ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। तो इस तरह से इसकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी फंक्शन है कि ये एनर्जी प्रोडक्शन के लिए भी लगता है, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। बताइए कैसे, ये हिमेटोपोइटिक है भी लेकिन एनर्जी भी ये रिलीज करवा देता है, क्योंकि ये मेलानाइल कोएंजाइम ए को सक्सेनाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट करता है। ये सक्सेनाइल कोएंजाइम ए जो है ये ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल में एक अहम रोल अदा करता है। और आपको फिर पता है ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल के बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होगी, और इन दोनों से क्या मकसद निकलता है, ये रेस्पिरेशन के पार्ट है, और रेस्पिरेशन से क्या होती है, एनर्जी निकलती है इन द फॉर्म ऑफ ATP विच इज द एनर्जी करेंसी ऑफ लिविंग बींग्स। समझ आया, ये आप जहन में रखेंगे। इसके अलावा अब जो मेन फंक्शन इसकी खास है कि ये माइलिन सिंथेसिस में भी का इस्तेमाल होता है। माइलिन मैंने आपको ऑलरेडी कहा है, हमारी नर्व सेल्स होती हैं, उन पे जो एक्सॉन्स होते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी कहा है, उन पे जो लेयर एक चढ़ती है जो कि फास्ट नर्व इंपल्स के लिए जरूरी होती है। अगर फास्ट इंफॉर्मेशन भेजनी हो ब्रेन से डिफरेंट बॉडी के स्ट्रक्चर्स की तरफ या डिफरेंट बॉडी के स्ट्रक्चर्स से ब्रेन की तरफ, उनमें जो न्यूरॉन्स लगे होते हैं उनमें अगर फास्ट ये काम करना है तो उसके लिए माइलिन लगता है, उसके लिए वो माइलिन शीथ लगता है। वो माइलिन बनाने के लिए ये विटामिन B12 का भी अहम रोल है। तो ये याद रखेंगे, ये एक खास पॉइंट है, एक डिफरेंट है इसमें जो कि उसमें नहीं है माइलिन सिंथेसिस। अब देखिए डेफिशिएंसी सिम्टम्स क्या होते हैं, बड़ा आसान है। सबसे पहले सोचेंगे हम कि डेफिशिएंसी किस में होगी, किस में डेफिशिएंसी होगी, आप मुझे खुद ही बताइए। आपको मैंने कहा कि ये एनिमल्स में पाया जाता है, ये प्लांट्स में पाया नहीं जाता है, तो स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन जो होते हैं उनमें डेफिशिएंसी हो सकती है, चांसेस है। अच्छा, लॉन्ग टर्म एंटीबायोटिक यूज अगर कोई करता है कि काफी देर का एंटीबायोटिक्स खाता है, तो उसमें भी ये होने के चांसेस हैं। समझ आया कि इसमें लॉन्ग टर्म एंटीबायोटिक यूज अगर कोई करता है, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि ये हमारे जो लार्ज इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया होते हैं, कुछ बैक्टीरिया होते हैं वो भी सिंथेसाइज करते हैं। तो अगर हमारा विटामिन B12 कुछ बैक्टीरिया बना देते हैं, तो आप मुझे खुद बताइए कि जब हम लॉन्ग टर्म एंटीबायोटिक यूज करेंगे, इन बैक्टीरिया की डिस्ट्रक्शन होगी, ये काफी डैमेज हो जाएंगे ये बैक्टीरिया, तो इनका डिप्लीशन हो जाएगी इनकी, तो अल्टीमेटली हमारे अंदर ये विटामिन B12 बनने की
क्षमता जो है की जो ताकत है खुद ब खुद बैक्टीरिया के जरिए वो भी कम हो जाएगी। तो ये समझेंगे, इसलिए लॉन्ग टर्म एंटीबायोटिक यूज़, और ये कुछ दिनों का एंटीबायोटिक यूज़ नहीं है, बहुत देर तक जो एंटीबायोटिक्स का यूज़ करते हैं, तो ऐसे जो कि लॉन्ग इलनेस होती है किसी को। अच्छा, अब नेक्स्ट चीज़ ये हो सकता है, हाँ ये समझ आ गया कि ये डेफिशिएंसी इस तरीके से हो सकती है, दो तरीके। तीसरा तरीका जो है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपको समझना है, दैट इज कि अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम हमारी बॉडी में है कि इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैसल ही अब अवेलेबल नहीं है, जो मैंने अभी कहा, जो कि स्टमक में प्रोड्यूस होता है, कहाँ के लिए, जो कि इसे बाइंड करता है फिर इंटेस्टाइन में इस विटामिन B12 को, और इसकी एब्जॉर्प्शन करा देता है। अगर वही उसी की कमी है, वही नहीं बन रहा है, या वही बन के डैमेज हो रहा है, तो वो इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैसल डैमेज होने की वजह से, या ना बनने की वजह से, या हम कह सकते हैं उसकी एब्सेंस की वजह से एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 होगा ही नहीं, और इसकी वजह से विटामिन B12 की बॉडी में डेफिशिएंसी होगी। कंसेप्ट ये सीखिए, ये जो एब्सेंस ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैसल होता है, ये कहां पे होता है, ये कहां पे होता है और ये कैसे होता है? देखो, इसका जो रियल काज है, जो मैं आपको अभी बताऊंगा, अभी जो डिफिशिएंसी सिम्टम्स में बताऊंगा, दैट इज कॉल्ड परनेशियस एनीमिया। परनेशियस, मैंने ये पढ़ा है क्या आपको? आई थिंक, आई डोंट नो, अगर पढ़ा है भी है तो रिवाइज होगा, मुझे याद नहीं पिछले लेक्चर में हमने कहां तक पढ़ा था। तो परनेशियस एनीमिया जो है, pernicious anemia is the underlying cause of this absence of intrinsic factor of calcium। हमने आपको बताया था पहले लेक्चर में कि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से pernicious anemia होता है। दैट इज पार्शियली करेक्ट। एक्चुअली होता क्या है, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से भी मेगलोब्लास्टिक एनीमिया होता है, और मेगलोब्लास्टिक एनीमिया का एक टाइप ये है परनेशियस एनीमिया। मेगलोब्लास्टिक एनीमिया क्या है? मेगलोब्लास्टिक एनीमिया है कि आपका डीएनए रेप्लिकेट नहीं करता है, सेल्स रेप्लिकेट नहीं करती है। तो वो जो सिस्टम मैंने आपको सारा बताया कि मेगलोब्लास्टिक एनीमिया कैसे होता है, ठीक है, तो वो आपको समझ आ गया कि आपकी सेल्स जो होंगी वो बड़ी हो जो रहेंगी, और उनमें जो होगा नंबर उनका कम होगा, उनमें हीमोग्लोबिन कम होगा आरबीसी में, ठीक है, वो सारा जो मैंने आपको बताया। अब मेगलोब्लास्टिक एनीमिया जो है, इसका एक टाइप ये है जिसे हम कहते हैं परनेशियस एनीमिया, क्योंकि मेगलोब्लास्टिक एनीमिया के बहुत काजेस होते हैं, जैसे B9 की डेफिशिएंसी भी होगी, इवन B12 की डेफिशिएंसी से भी मेगलोब्लास्टिक एनीमिया होता है, जो मैंने आपको कहा है। अब कंसेप्ट ये है कि डिपेंडिंग अपॉन ये डेफिशिएंसी का रीजन क्या है, ये विटामिन B12 की डेफिशिएंसी क्यों हो रही है, उसका एक रीजन ये होता है कि हमारी बॉडी में इंट्रिंसिक फैक्टर कोड के खिलाफ कुछ एंटीबॉडीज बनाई जाती हैं हमारी बॉडी में। अपनी बॉडी हमारी क्या करती है, हमारी अपनी बॉडी हमारे इंट्रिंसिक फैक्टर्स को डिस्ट्रॉय करती है, या उन पैराइटल सेल्स को डिस्ट्रॉय करती है जो कि ये इंट्रिंसिक फैक्टर्स प्रोड्यूस करते हैं, जो कि मैंने स्टमक में अभी कहा था आपको। उनको अगर डिस्ट्रॉय करती है, क्योंकि अगर हम देखेंगे हमारी बॉडी में एक क्षमता होती है, एक ताकत होती है इन्फेक्शन से लड़ने के लिए। बाहर से कोई, अगर ये बॉडी है हमारी, दिस इज आवर बॉडी, बाहर से कोई सबस्टेंस आएगा, फॉरेन सबस्टेंस, इसके खिलाफ हमारे बॉडी में वाई शेप्ड मॉलिक्यूल्स बनेंगे जिनको हम कहते हैं एंटीबॉडीज, और ये इसको डिस्ट्रॉय करेंगे, क्योंकि अगर बाहर का यहां हमारी बॉडी में फॉरेन सबस्टेंस रहेगा तो हमारे बॉडी को नुकसान पहुंचा सकता है। तो हमारी बॉडी क्लेवर होती है, इसमें इम्यून सिस्टम है, ये कुछ मॉलिक्यूल्स डेवलप करती है जिनको हम कहते हैं एंटीबॉडीज। क्या कहते हैं? एंटीबॉडीज। किसके खिलाफ? जो बाहर से ये मॉलिक्यूल आया, बाहर से ये पैथोजन आया, या बाहर से कोई सबस्टेंस आया, या बाहर से कोई एंटीजन आया है, इसको डिस्ट्रॉय करते हैं। और ये हो गया नॉर्मल इम्यूनिटी हमारे में। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी बॉडी जो है, ये एंटीबॉडीज ये अपने स्ट्रक्चर्स के खिलाफ ही बना देती है। जैसे यहां पे होता है, जो हमारा स्टोमक है, स्टोमक में कुछ सेल्स हैं जिनको हम पैराइटल सेल्स कहती हैं, जो कि ये इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैसल रिलीज करते हैं। अब ये एंटीबॉडीज क्या होते हैं? ये एंटीबॉडीज हमारी बॉडी इसी के खिलाफ प्रोड्यूस करती हैं, पैराइटल सेल्स के खिलाफ, या एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं इस इंट्रिंसिक फैक्टर के खिलाफ। तो अल्टीमेटली रिजल्ट ये होगा कि ये इसकी डिस्ट्रक्शन होगी, पैराइटल सेल्स की डिस्ट्रक्शन होगी, या इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैसल काम नहीं करेगा, ये भी फंक्शनल नहीं रहेगा। तो इसका मतलब क्या रहेगा? हमारी बॉडी में क्या होगा? ये कमी होगी, इसकी कमी होगी, हमारी इंटेस्टाइन में, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में किसकी कमी होगी? एब्सेंस होगी, किसकी? इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैसल की एब्सेंस होगी। और अगर इसकी एब्सेंस है, मैंने आपको अभी सिखाया था पहले कि ये जरूरी है, बहुत जरूरी है हमारे विटामिन B12 को एब्जॉर्ब करने के लिए। तो आप खुद बताइए, क्या हमारी बॉडी में विटामिन B12 एब्जॉर्ब होगा? नहीं होगा, क्योंकि यह जरूरी है उसके लिए। और इस तरीके से हमारी बॉडी को विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होगी, और डेफिशिएंसी जब होगी तो हम में मेगलोब्लास्टिक एनीमिया होगा। अब कंसेप्ट सीखिए, मैंने कहा परनेशियस एनीमिया, इट इज अ टाइप ऑफ मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, इट इज अ टाइप ऑफ मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। कैसे? परनेशियस एनीमिया वो मेगलोब्लास्टिक एनीमिया है,
पर्निशियस एनीमिया हम उस वक्त मेगालोब्लास्टिक एनीमिया को कहते हैं जब उसका काज जो होता है वो ये होता है कि हमारी बॉडी ऑटो इम्यून एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगी किसके खिलाफ, इन पैराइटल सेल्स के खिलाफ या हमारे इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैसल के खिलाफ, और इन्हें डिस्ट्रॉय करेगी, जिसकी वजह से विटामिन बी 12 एब्जॉर्ब नहीं होगा और हमें विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी होगी। समझेंगे बात को? तो इसका मतलब है विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी से क्या होता है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। और मेगालोब्लास्टिक एनीमिया का एक टाइप है, इट इज अ पर्निशियस एनीमिया, इज अ टाइप ऑफ मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। कब हम मेगालोब्लास्टिक एनीमिया को पर्निशियस एनीमिया कहते हैं? जब वो किस वजह से होता है? जब वो इस वजह से होता है कि हमारी बॉडी में हमारे पैराइटल सेल्स या हमारे इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैसल के खिलाफ एंटीबॉडीज बनती है, जिसकी वजह से इंट्रिंसिक फैक्टर अवेलेबल नहीं होता है और हमारी बॉडी में विटामिन बी 12 एब्जॉर्ब नहीं होता है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली क्या होता है, हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी 12 होता है। दैट विल लीड टू द मेगालोब्लास्टिक एनीमिया और दैट विल लीड टू द स्पेशल टाइप ऑफ मेगालोब्लास्टिक एनीमिया दैट इज कॉल्ड पर्निशियस एनीमिया। समझ आवा? तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो आपको बताना था। आप देखिए डेफिशिएंसी सिम्टम्स बड़ा आसान है। डेफिशिएंसी सिम्टम्स है सबसे पहले मेगालोब्लास्टिक एनीमिया एंड पर्निशियस एनीमिया, क्योंकि दिस इज अ टाइप ऑफ मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। ये पर्निशियस एनीमिया काज करता है, ये मेगालोब्लास्टिक एनीमिया काज करता है। एक्चुअली क्या होता है, विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी से जनरल में अगर हम डाइट में विटामिन बी 12 नहीं लेते हैं, अच्छे से हमारी बॉडी में विटामिन बी 12 नहीं जाता है, हम नहीं खाते हैं वो, ठीक है, तो उस वक्त क्या है, उस वक्त हम जनरल में कह सकते हैं हमें विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी है, हम नहीं खा रहे हैं, बाहर से डाइट में डेफिशिएंसी है, तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया है। लेकिन एक बार कोई अच्छे से डाइट में लेता है, विटामिन बी 12 अच्छे से लेता है, डाइट में सारे फूड्स लेता है, एनिमल फूड्स कंज्यूम करता है, लेकिन उसको फिर भी विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी है। रीजन उसका यह है कि उसमें इंट्रिंसिक फैक्टर को डिस्ट्रॉय किया जाता है अपनी एंटीबॉडीज से, या पैराइटल सेल्स को डिस्ट्रॉय किया जाता है बाय सेल्फ एंटीबॉडीज, ठीक है। तो आप मुझे खुद बताएं उस वक्त हम उसे क्या कहेंगे, उसको मेगालोब्लास्टिक एनीमिया है कि स्पेशल टाइप ऑफ मेगालोब्लास्टिक एनीमिया? उसको स्पेशल टाइप ऑफ मेगालोब्लास्टिक एनीमिया है, जिसको हम क्या कहते हैं, पर्निशियस एनीमिया। समझ आया? नाउ नेक्स्ट थिंग इज, ये क्या काज करेगा, जो मैंने आपको ऑलरेडी विटामिन बी 9 में बताया, सेम दैट इज द सेम, इसको मैं कुछ यहां पे दूंगा नहीं, दैट इज होमोसिस्टिनीमिया। और ये ब्लड में होमोसिस्टिन की लेवल्स बढ़ जाएंगी, क्योंकि आपको पता है दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर कन्वर्शन ऑफ होमोसिस्टिन इनटू मिथियोनाइन अमीनो एसिड, जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर वो नहीं होता है तो होमोसिस्टिनीमिया होगा, जिसके काफी सारे सिम्टम्स हैं, वो मैंने आपको ऑलरेडी कहा है, तो वहीं पे आप इंशाल्लाह वो देखेंगे। अब नेक्स्ट इज दैट इज इट लीड्स टू पैनसाइटोपिनिया, जो मैंने वहां पे भी बताया था कि अगर ये सेल डिवीजन अच्छे से नहीं हो रहा है, ये सेल जो है अच्छे से जो डीएनए रेप्लिकेशन वो नहीं हो रहा है इसकी डेफिशिएंसी से, या सेल डिवीजन अच्छे से नहीं हो रहा है, तो आप मुझे खुद बताएं, यू टेल मी, कि क्या बाकी ब्लड सेल्स ऐसे रहेंगी कि उनमें भी एक प्रॉब्लम हो जाएगी, बाकी ब्लड सेल्स में भी? तो इस वजह से सारी ब्लड सेल्स का नंबर रिड्यूस हो जाता है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड डब्ल्यूबीसीज, आरबीसीज एज वेल एज प्लेटलेट्स, तीनों का नंबर जब रिड्यूस होगा दैट इज कॉल्ड पैनसाइटोपिनिया, जो इसमें भी होता है, क्योंकि ये भी इसकी फंक्शन भी उससे मिलती है। और ये वाला जो है, दिस इज द ओनली थिंग दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द विटामिन बी 9, कि इसमें न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स भी बनते हैं। जैसे मैंने कहा, ये माइलिन बनने के लिए इंपॉर्टेंट है, इसकी एक खास फंक्शन है जो कि विटामिन बी 9 की नहीं है, दैट इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ माइलिन, इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द सिंथेसिस ऑफ माइलिन। और माइलिन बनने के लिए अगर इंपॉर्टेंट है, तो आप मुझे बताइए, अगर इसकी डेफिशिएंसी होगी तो कुछ न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स होंगे, हमारे नर्वस सिस्टम में पे ये कुछ ना कुछ इफेक्ट डालेगा, क्योंकि माइलिन फॉर्मेशन जो है वो नर्व सेल्स की होती है। नर्व सेल्स किसका पार्ट है? दैट दे आर द पार्ट ऑफ आवर नर्वस सिस्टम। तो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स इसमें क्या क्या हो सकते हैं? जैसे एक तो मैं यहां पे बता ही देता हूं, आपको पता है जो मैंने आपको कहा। अब हम पहले देखते हैं, जो पहले भी मैंने बताया कि आपकी टांगों में वो पिन्स एंड नीडल्स होते हैं, लॉस ऑफ सेंसेशन होती है टांगों में या बाजू में, है ना, और वीकनेस हो जाती है, वो इसमें आएंगे, जिसको हम कहते हैं पेरिफेरल न्यूराइट्स। पेरिफेरल न्यूराइट्स, जिसे पेरिफेरल न्यूरोपैथी भी कहते हैं, जो मैंने आपको कहा था, मैंने सिखाया एक जगह पे आपको। अच्छा, इसी तरह से जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है ना, अल्लाह ताला रहम करे, इसकी डिजेनरेशन होती है, इसकी डिजेनरेशन होती है, अस्तगफिरुल्लाह, ये डिजेनरेशन होती है स्पाइनल कॉर्ड की। इसके अलावा याददाश्त खत्म होने का खतरा है, दैट इज कॉल्ड डिमेंशिया। ये कुछ सिम्टम्स हैं जो कि इसके साथ एसोसिएटेड देखे गए हैं, विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी से होते हैं। समझ आ रहा है? कीप इट इन योर माइंड। ठीक है।
अच्छा, अब देखिए इसके रिकमेंडेड डेली डाइटरी अलाउंस या डेली अलाउंस क्या है, 2.4 माइक्रोग्राम। और फूड सोर्सेज क्या है, आपके फूड सोर्सेज ये है, फिश है, क्रैब है, वगैरह वगैरह, ये जो मीट है। तो ये कहते हैं कि देखिए यहाँ पे लिखा है विटामिन B12 इज इन आलमंड्स आल्सो, मिल्क आल्सो, चीज आल्सो। ये कुछ प्लांट सोर्सेज के भी कहते हैं, कुछ साइंटिस्ट जो है, कुछ रिसर्च वर्कर्स जो है, वो कहते हैं कि विटामिन B12 कैन बी फाउंड इन प्लांट सोर्सेज आल्सो, एंड दीज आर सम ऑफ द प्लांट सोर्सेज। जैसे इसके अलावा यहाँ पे आप लिख सकते हैं जिससे हम कहते हैं मशरूम्स। लेकिन कुछ बिलीव करते हैं कि ये बिल्कुल इसमें प्रेजेंट नहीं है। तो ये चीजें हैं, एग्स हैं, चिकन है, आप देख सकते हैं, दीज आर एनिमल जो फूड्स हैं उनमें पाया जाता है। ठीक है, तो ये चीज आप जहन में रखेंगे। हो गया आपका ये। अब देखिए, नाउ वी आर गोइंग टू, कहां पे रखा मैंने, जस्ट अ मिनट। अब हम नेक्स्ट विटामिन को पढ़ेंगे, दैट इज विटामिन सी। हमने बी विटामिन कंप्लीट किए हैं, अब एक ही विटामिन रहता है, दैट इज कॉल्ड विटामिन सी, एंड लेट्स बिगिन दैट। हम उसको अब जा रहे हैं, लेट मी राइट इट हियर, इस बार लिखना ही पड़ेगा, दैट इज विटामिन सी। विटामिन सी, ठीक है। विटामिन सी जो है, आप इसके बारे में सबसे पहला पॉइंट ये याद रखेंगे, इसके कुछ और नाम भी है, जैसे इसको हम एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। दिस इज द साइंटिफिक नेम और दिस इज द केमिकल नेम ऑफ दिस विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड, या इसे हम एस्कॉर्बेट भी कहते हैं। एस्कॉर्बेट, समझ आ रहा है, एस्कॉर्बिक एसिड और एस्कॉर्बेट, एंड समटाइम्स इट इज आल्सो कॉल्ड, जहां पे एसिड होता है ना, उसे एट भी लगता है उसको, ये आपको ऑलरेडी पढ़ा होगा 10th में, एस्कॉर्बिक एसिड, और वी कैन राइट एस्कॉर्बेट। ठीक है, इसको और एक नाम देते हैं, इसको कहते हैं एंटी स्कॉर्ब्यूटिक फैक्टर। एंटी स्कॉर्ब्यूटिक फैक्टर इसे कहते हैं, इसको हम एंटी स्कॉर्ब्यूटिक फैक्टर कहते हैं, क्योंकि आपको मैं अभी पढ़ाऊंगा आगे, ये इसकी डिफिशिएंसी से क्या डिजीज होती है, हम कहते हैं स्कर्वी, और स्कर्वी को स्कॉर्ब्यूटस भी कहते हैं, इसीलिए हम इसे कहते हैं एंटी स्कॉर्ब्यूटिक फैक्टर। और ये जो है, ये विटामिन सी जो है, याद रखिएगा, ये कई सारे एनिमल्स हैं उनमें प्रॉपर्टी है कि वो ये विटामिन बना सकते हैं, लेकिन ह्यूमंस एंड बाकी प्राइमेट्स जो है, जैसे बंदर है वगैरह, इसी में प्राइमेट्स में यही आते हैं, बंदर आते हैं, चिंपैंजी आते हैं, ओरंगुटन आते हैं, ठीक है, गिबन, ये जो है सारे, ये जो प्राइमेट्स हैं और ह्यूमंस भी इसमें आते हैं, क्या होते हैं कि ये विटामिन B12 नहीं बना सकते हैं, विटामिन B12 ये नहीं बना सकते हैं। और यहां पे वी कांट सिंथेसाइज डायरेक्टली हम नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो ये आप समझेंगे, हमें डाइट से ये लेना पड़ेगा, समझ आ रहा है। और इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आप याद रखेंगे कि ये जो है, इसकी जो एक्टिव फॉर्म है हमारी बॉडी में, जो इसकी एक्टिव फॉर्म है वो एस्कॉर्बिक एसिड है। जिस तरीके से ये काम करती है हमारी बॉडी में, या तो एस्कॉर्बिक एसिड है, या यही एस्कॉर्बिक एसिड जो है, एस्कॉर्बिक एसिड कन्वर्ट होता है इनटू अनदर फॉर्म, दैट इज कॉल्ड डिहाइड्रो एस्कॉर्बिक एसिड, या डिहाइड्रो एस्कॉर्बेट भी कह सकते हैं। ये दो फॉर्म्स जो है, ये हमारी बॉडी में है एक्टिव फॉर्म्स ऑफ विटामिन सी, समझ आ रहा है। और यहां पे अगर मैं बताऊं कि इसके डाइटरी सोर्सेस क्या है, डाइटरी सोर्सेस यहां पे मैंने नहीं लिखा है, आज नहीं अटैच नहीं किया है, डाइटरी सोर्सेस ऑफ विटामिन सी। देखिए, आपको सबसे पहले याद पता होना चाहिए कि साइट्रस फूड्स जो होते हैं, खट्टे साइट्रस फूड्स जो होते हैं, उनमें विटामिन सी होता है। और रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी कौन सा है? रिचेस्ट सोर्स इज आंवला। आंवला इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी। आंवला क्या है? रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी। इसके अलावा ये बहुत सारे फूड्स में मिलता है, जैसे आपके आते हैं पेपर्स, आते हैं गवावा, आते हैं आपके, आता है जो मीट होता है, बीफ होता है, फ्रूट्स काफी सारे होते हैं, लेमन्स जो होते हैं वो भी खट्टे होते हैं, वो भी विटामिन सी रिच है। इसी तरह से ऑरेंजेस हैं, वो भी विटामिन सी रिच है। चिल्लीज, पेपर्स, ब्रोकोली, जो भी आपके जहन में आता है, लगभग सारे फ्रूट्स में ये विटामिन सी पाया जाता है, एक्सेप्ट, रिमेंबर, एक्सेप्ट मिल्क। ये आपके एग्जाम में आया है एसएससी में। मिल्क जो है, मिल्क में है जो, ये पुअर सोर्स ऑफ विटामिन सी है, पुअर सोर्स ऑफ विटामिन सी। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, मिल्क में विटामिन सी नहीं है उतना, तो ये चीज आप याद रखेंगे। अब देखिए, ये तो समझ आ गया आपको कि डाइटरी सोर्स क्या है। अब रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस क्या है, या रिकमेंडेड डेली अलाउंस क्या है? 60 से लेके 75 मिलीग्राम पर डे, 60 से 70 मिलीग्राम पर डे। और इसके जो फंक्शंस हमारी बॉडी में है वो बहुत ही लातादाद हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस है। तो फंक्शंस ऑफ विटामिन सी क्या है हमारी बॉडी में?
फंक्शंस क्या है? सबसे पहली फंक्शन जो आपको याद रखनी है कि हमारी बॉडी में जो मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है जिसको हम क्या कहते हैं? कोलेजन। ये कोलेजन सिंथेसाइज करने के लिए, इसका सिंथेसिस होने के लिए विटामिन बी, विटामिन सी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समझ आ रहा है? कोलेजन सिंथेसिस के लिए हमें कुछ टाइप्स ऑफ कोलेजन होते हैं, यहां पे मैं थोड़ा बता ही देता हूं। हमें होते हैं टाइप 1, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। ये कुछ टाइप्स है हमारे बॉडी में कोलेजन के, ये कुछ टाइप्स होते हैं, ठीक है। अब ये जो टाइप 1 है, याद रखेगा, इसी तरीके से आपको फिर समझ आएगा कि इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है, हमारे किस किस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए ये इंपॉर्टेंट रहेगा। टाइप फर्स्ट ये हमारी बोन में लगता है, बोन बनाने में। टाइप सेकंड जो है वो कार्टिलेज में। टाइप थर्ड जो है कोलेजन, ये हमारी ब्लड वेसल्स में होता है, जो हमारी नसें होती हैं उसमें लगता है। टाइप 4 जो है ये हमारे जो काफी सारे बेसमेंट मेम्ब्रेन्स होते हैं, या आप सीधे मेम्ब्रेन्स याद रखेंगे। टाइप 5 जो है ये हमारी हेयर में लगता है, या ये जब ये बच्चा बनता है, जो प्लेसेंटा होता है, मां का प्लेसेंटा होता है, जब मां के पेट में बच्चा बनता है, वहां पे एक स्ट्रक्चर बनता है जिसके जरिए मां के खून से नरिशमेंट मिलेगा बच्चे को, उस स्ट्रक्चर को हम प्लेसेंटा कहते हैं। और वो प्लेसेंटा जो है उसमें भी टाइप 5 कोलेजन है। तो आप यहां देख के ही अंदाजा लगा सकते हैं कि ये अगर हमारी बॉडी का सबसे अबंडेंट प्रोटीन बनाता है तो ये इसकी फंक्शन भी बहुत सारी होंगी, ठीक है। और मैं आगे अभी बताऊंगा। तो यहां पे एक फंक्शन आप सीधे बता सकते हैं, आपके एग्जाम में कभी आता है बोन फॉर्मेशन के लिए क्या ये लगेगा? यस, इट विल बी इंपॉर्टेंट फॉर बोन फॉर्मेशन, इट विल बी वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द हेल्थ ऑफ बोन्स, कार्टिलेज, ब्लड वेसल्स, मेम्ब्रेन्स, हियर एंड प्लेसेंटा। यहीं से आप समझ लेंगे इस बात को। और नेक्स्ट थिंग जो आप समझेंगे वो ये है कि कोलेजन के साथ साथ नंबर सेकंड पॉइंट, ये हमारी बॉडी में क्या करता है? इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर बोन फॉर्मेशन। ये अलग से भी लिखते हैं इसको, ठीक है, बोन फॉर्मेशन। क्योंकि एक तो आपको पता है कि ये टाइप फर्स्ट कोलेजन बनाने के लिए इंपॉर्टेंट है, टाइप फर्स्ट कोलेजन बनाने के लिए इंपॉर्टेंट है, वो जो कि हमारे बोन्स में लगता है। दूसरा यह है कि बोन बनाने वाली जो सेल्स होती हैं, जो बोन में होती हैं, जो कि बोन को ग्रो करने में मदद करती हैं, जिनको हम ऑस्टियोब्लास्ट्स कहते हैं, तो ऑस्टियोब्लास्ट्स फॉर्मेशन के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। कीप इट इन योर माइंड, बोन बनाने वाली सेल जिनको हम कहते हैं ऑस्टियोब्लास्ट्स, ऑस्टियोब्लास्ट्स फॉर्मेशन के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। तो इन दोनों तरीकों से ये क्या करती है? बोन की फॉर्मेशन करते हैं। विटामिन सी बोन की फॉर्मेशन करता है। और तीसरा पॉइंट आप याद ये रखेंगे कि ये जो है इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट। मैंने आपको पढ़ाया है पहले एक जगह पे, जो फ्री रेडिकल्स होते हैं हमारी बॉडी में जो प्रोड्यूस होती हैं, वो हमारी बॉडी को डैमेज कर सकती है, हमारे डीएनए को डैमेज कर सकती है, हमारी बॉडी काफी सारे बायोमोलिक्यूल्स को डैमेज कर सकते हैं। तो उनको स्कैवेंज करने के लिए, उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमारी बॉडी में कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो मैंने कहा था। आपका जिंक आता है, आपका सेलेनियम आता है, आपका विटामिन ई आता है, विटामिन ए आता है, जिसमें हमने बीटा कैरोटीन की बात की थी। इसी तरह से विटामिन सी भी आता है। समझ आ रहा है? ये एंटीऑक्सीडेंट एक्ट करता है। और ये आप याद रखेंगे, आपको पता है अक्सर जो स्मोकर्स होते हैं ना, स्मोकिंग करते हैं, इनमें एक चीज वो अगर ध्यान देंगे कि स्मोक जो है उसमें काफी सारे फ्री रेडिकल्स होते हैं। स्मोक प्रोड्यूसेस अ लार्ज नंबर ऑफ फ्री रेडिकल्स इन आवर बॉडी, और इसकी वजह से उनको क्या होगा, उनमें अक्सर इस विटामिन सी की डेफिशिएंसी पाई जाती है। क्योंकि वो जब स्मोकिंग करते हैं, ये विटामिन सी यूज होगा उन फ्री रेडिकल्स को खत्म करने में, जो उसमें, तो जितना वो स्मोकिंग ज्यादा करते हैं उतना विटामिन सी की डेफिशिएंसी होती है उनमें। तो इसीलिए उनके दांत जो होते हैं, दांत अच्छे नहीं रहते हैं, उनके होंठ फट जाते हैं, उनको जो ब्लीडिंग हो सकती है गम से, ऐसे हो सकता है अगर ज्यादा वो स्मोकिंग करते हैं और ज्यादा देर तक ये डेफिशिएंसी हो रहती है, हो जाता है किसी में। तो इसका मतलब है कि ये जो है इट एक्ट्स ए पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट, ये उन फ्री रेडिकल्स को कंज्यूम करता है। मुझे यहाँ पे सिखाने की जरूरत नहीं है, मैंने ऑलरेडी सिखाया हुआ है, ठीक है ना। वो आप वहां से समझेंगे इंशाल्लाह, जब आप विटामिन को पढ़ेंगे। पहले से ये चीज यहाँ पे समझने की फिर जरूरत नहीं है। लेकिन एक पॉइंट मैं यहाँ पे बता देता हूं, हमारा ए विटामिन एंड ई विटामिन जब ये एंटीऑक्सीडेशन करते हैं, जब ये भी ऐसा काम करते हैं, तो इनमें फिर ये एंटीऑक्सीडेशन करने के बाद ये इनकी जो प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी ऑफ एंटीऑक्सीडेशन, वो खत्म हो जाती है। एंटीऑक्सीडेशन जो है ये
खत्म हो जाती है, और इनको वापस रिजनरेट करने के लिए, इनमें ये वापस ये प्रॉपर्टी लाने के लिए बेसिकली क्या होता है, ये ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, इनको वापस रिड्यूस करने के लिए। ठीक है, आपको अगर वो समझ नहीं आएगा बस इतना याद रखें, इनमें ये वापस ये प्रॉपर्टी लाने के लिए, हाँ आप दोबारा एंटीऑक्सीडेशन के लिए काम करोगे, उसके लिए विटामिन सी का होना बहुत जरूरी है। तो विटामिन सी आप समझेंगे, विटामिन सी की ही डेफिशिएंसी क्यों स्मोकर्स में ज्यादा होगी? एक तो खुद भी एक इस्तेमाल होगा फ्री रेडिकल्स को कंज्यूम करने में, दूसरा ये क्या करेगा, ये विटामिन ए और विटामिन ई भी ये काम करते हैं, फ्री रेडिकल्स को कंज्यूम करते हैं, फिर वो उनकी प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है, उनकी प्रॉपर्टी वो लॉस हो जाती है, फिर उनमें दोबारा ये प्रॉपर्टी ढालने के लिए विटामिन सी का होना बहुत जरूरी है। तो ये दो जगह पे कंज्यूम होता है, एक तो खुद भी कंज्यूम होता है, दूसरा उनके लिए भी कंज्यूम होता है। तो विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो सकती है स्पेशली स्मोकर्स में। ठीक है, स्मोकिंग नहीं छोड़ पाते हो तो विटामिन सी का एक टैबलेट लिया करो, लिमसी कभी कभी। ठीक है, नहीं छोड़ना ही चाहिए वो, असल में स्मोकिंग इज़ वेरी इंजीरियस टू हेल्थ, लेकिन अगर स्मोकर को कहेंगे वो क्या कहता है, स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, वो कहता है ये इंजीर का रस है मेरे लिए ये होता है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट जो इसके बारे में आप याद रखेंगे, ये रहा आपका एंटीऑक्सीडेंट। नंबर थर्ड है अब, है ना, नंबर थर्ड है कि ये हमारी बॉडी में क्या सर, ये हमारी बॉडी में इम्यूनिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, इम्यूनिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। कोरोना वायरस में मतलब जो ये निकला है कोरोना वायरस, आजकल डॉक्टर्स भी प्रेस्क्राइब करते थे विटामिन सी, विटामिन ए, मल्टीविटामिन्स, तो जनरल में ये इम्यूनिटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसी तरह से और एक पॉइंट आप याद रखेंगे कि हमारे अंदर जो विटामिन B9 है, उसकी जो एक्टिव फॉर्म है दैट इज टेट्राहाइड्रोफोलेट, जो मैंने आपको पढ़ाया, ये टेट्राहाइड्रोफोलेट बनाने के लिए भी, फॉर्मेशन के लिए भी, नॉर्मल विटामिन B9 को से क्या, फोलिक एसिड से टेट्राहाइड्रोफोलेट बनाने के लिए ये इंपॉर्टेंट है, टेट्राहाइड्रोफोलेट फॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। और आप खुद बताइए मुझे, टेट्राहाइड्रोफोलेट किस काम के लिए लगता है? आपके डीएनए सिंथेसिस के लिए। ठीक है, टेट्राहाइड्रोफोलेट इसी तरह से आपकी सेल डिवीजन के लिए इंपॉर्टेंट है, इजंट इट? और यहां पे मुझे खुद बताइए, अगर किसी जगह पे टिश्यू की रिजनरेशन करनी हो, अगर किसी जगह पे हमारी बॉडी में टिश्यू की रिजनरेशन करनी हो, वहां पे न्यू सेल्स का होना बहुत जरूरी है, वहां पे डीएनए रेप्लिकेशन बहुत जरूरी है, डीएनए रेप्लिकेशन। तो आप मुझे खुद बताइए ये काम क्या करता है? विटामिन सी ये टेट्राहाइड्रोफोलेट बना देता है, बनाने में मदद करता है, जो एक्चुअली हमारे डीएनए सिंथेसिस या सेल डिवीजन में इंपॉर्टेंट है, और इसकी वजह से रिजनरेशन कैपेसिटी ऑफ आवर टिश्यूज, रिजनरेशन ऑफ टिश्यूज वो एनहांस करती है। और अगर किसी में विटामिन सी की डेफिशिएंसी होगी तो यह देखा जाता है कि एक रीजन स्कर्वी का, जिसमें ब्लीडिंग ऑफ गम्स होती है या ब्लीडिंग हो जाती है, जो कि मैं आपको अभी बताऊंगा, इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है, विटामिन सी की डेफिशिएंसी से एक डिजीज होती है जिसे हम कहते हैं स्कर्वी। तो उसमें क्या होता है, ब्लीडिंग होती रहती है, ब्लीडिंग। तो एक रीजन ये भी है कि पुअर वाउंड हीलिंग फिर होती है, वाउंड्स जल्दी हील अप नहीं होते हैं, उसका रीजन यही मेन होता है कि हम में जो टेट्राहाइड्रोफोलेट है ये अच्छे से नहीं बनता है, और वहां पे ब्लीडिंग कंटिन्यूअसली हो सकती है, उसमें पुअर हीलिंग हो जाएगी। समझेंगे? क्योंकि हीलिंग के लिए क्या चाहिए आपको, रिजनरेशन इजीली होना चाहिए, डीएनए रेप्लिकेशन इज इंपॉर्टेंट, सेल डिवीजन इज इंपॉर्टेंट, जिसके लिए टेट्राहाइड्रोफोलेट इंपॉर्टेंट है। और अगर टेट्राहाइड्रोफोलेट बराबर नहीं बन रहा है, अगर विटामिन सी की डेफिशिएंसी है, हमारे फोलिक एसिड से टेट्राहाइड्रोफोलेट नहीं बनेगा, तो ये चीजें एम्पियर हो सकती हैं। समझ आ रहा है? इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आप याद रखेंगे वो ये है कि ये कौन सा वाला, इट वाज आई थिंक फोर्थ या फिफ्थ, ये हमारी बॉडी में एक्चुअली क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में भी इसका होना बहुत जरूरी है, इन द फॉर्म ऑफ साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। वो आपको याद नहीं रखना है, बस इतना याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में आपको रेडॉक्स रिएक्शंस पढ़नी है, वो मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह। उन रेडॉक्स रिएक्शंस के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में भी इसकी इंपॉर्टेंस है। इसी तरह से नंबर 6 में आपको बता देता हूं, यह हमारी बॉडी में आयरन मेटाबॉलिज्म के लिए इंपॉर्टेंट है, आयरन मेटाबॉलिज्म के लिए इंपॉर्टेंट है। आप विटामिन सी ले रहे हो, आयरन डिफिशिएंट है, कोई फायदा नहीं है, आपके डाइट में आयरन नहीं है तो विटामिन सी कुछ नहीं करेगा। है क्या मसला, क्या है आयरन जो है, ये किस तरह से आयरन क्या काम करता है, आयरन को ये क्या करता है, ये आयरन को एक्चुअली हमारी बॉडी में एब्जॉर्बेबल फॉर्म में बनाता है। आयरन जो हम डाइट से लेते हैं वो होता है इस फॉर्म में, Fe ट्राई पॉजिटिव फॉर्म में, जिसे हम कहते हैं फेरिक फॉर्म। और ये एक्चुअली हमारी बॉडी में डायरेक्टली इस तरीके से एब्जॉर्ब नहीं हो सकता है जब तक ये फेरस फॉर्म में कन्वर्ट ना हो, दैट इज Fe डाई पॉजिटिव, दिस इज कॉल्ड फेरस।
इस फॉर्म में, और इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें विटामिन सी की जरूरत होती है। इसका मतलब है हमारी बॉडी में आयरन एब्जॉर्प्शन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आयरन एब्जॉर्प्शन बिकॉज इट मेक्स फेरस आयरन फ्रॉम फेरिक आयरन विच इज एब्जॉर्बेबल। फेरिक आयरन हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता है। दूसरा, हमारी बॉडी में जो आयरन है इसको लिवर में स्टोर कराने के लिए इसकी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि हमारी बॉडी में जो लिवर में स्टोर होता है, जिस फॉर्म में स्टोर होता है आयरन, दैट इज फेरिटिन फॉर्म। क्या है? फेरिटिन फॉर्म। और फेरिटिन फॉर्म को बनाने के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, फेरिटिन फॉर्मेशन के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, फेरिटिन फॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। ये फेरिटिन जो है ये कहां पे स्टोर होता है? स्टोर्ड इन लिवर। तो स्टोरेज ऑफ दिस आयरन जो है इसके लिए भी विटामिन सी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ आया? तो ये थी इंपॉर्टेंस ऑफ दिस विटामिन। अगर विटामिन सी की अल्लाह ताला ना करे डेफिशिएंसी होगी तो क्या होगा? जो हमने अभी फंक्शंस पढ़ी बराबर इन्हीं से आप सभी डेफिशिएंसी सिम्टम निकाल सकते हैं। तो डेफिशिएंसी DEFI डेफिशिएंसी, ओके। डेफिशिएंसी सिम्टम्स क्या होते हैं? आयरन डेफिशिएंसी सिम्टम्स क्या, सॉरी, विटामिन सी के डेफिशिएंसी सिम्टम्स क्या होते हैं? जनरली जो भी इससे डेफिशिएंसी सिम्टम्स होते हैं उनको हम जनरल नाम एक देते हैं, उनको हम कहते हैं दिस इज अ डिजीज, दैट डिजीज इज कॉल्ड स्कर्वी। तो कौन सी डिजीज कॉज होती है बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी? दैट इज स्कर्वी। अब स्कर्वी में क्या क्या होता है? अब आपको बड़े आसानी तरीके से यह समझ आएगा। सबसे पहले इनसे देखा जाता है कि जो गम्स होते हैं, जो गम्स एंड टीथ होते हैं, इनमें प्रॉब्लम होती है, मुंह में प्रॉब्लम होती है। तो पेनफुल होते हैं, पेनफुल और थोड़ा सा स्वोलन होते हैं, ठीक है, स्वोलन गम्स, ठीक है, पेनफुल स्वोलन गम्स, और जिनमें विद ब्लीडिंग होती है, उनमें गम्स में प्रॉब्लम है, पेनफुल है, स्वोलन है ना, और उनमें ब्लीडिंग हो रही है, ये चीज होता है। और यहां पे अगर आपको सबसे पहले समझेंगे क्यों हो रहा है, ये क्या है, क्योंकि आपको यह पता होना चाहिए कि इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोलेजन। कोलेजन हमारी बॉडी में हर किसी चीज में लगता है, चाहे आपकी बोन हो, चाहे आपका स्किन हो, चाहे आपके गस हो, चाहे आपकी कार्टिलेज हो, चाहे आपके ब्लड वेसल्स हो, चाहे आपका हेयर हो, चाहे आपका कुछ भी हो, बॉडी में लगभग उसमें कोलेजन लगता है। तो आप मुझे खुद बताइए, गम्स में कोलेजन की जरूरत है, कोलेजन की डेफिशिएंसी से क्या होगा? इसमें पेन होगी, स्वोलन गम्स होंगे, और उसमें अक्सर ब्लीडिंग होती होगी गम्स से। क्योंकि ब्लीडिंग इसलिए भी होती है क्योंकि जो ब्लड वेसल्स होते हैं उनकी जो पुअर हेल्थ रहेगी, क्योंकि ब्लड वेसल्स के फॉर्मेशन, ब्लड वेसल्स की हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनमें कोलेजन लगता है। समझ आ रहा है? तो यहां पे बेसिकली एक ही रीजन है इसका, क्योंकि ये इसमें कोलेजन फॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर कोलेजन नहीं बढ़ रहा है तो ये सारी चीजें होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है दैट इज की ब्लीडिंग टेंडेंसी होती है बॉडी को, ब्लीडिंग टेंडेंसी। आपको मैंने कहा कि ब्लीडिंग टेंडेंसी, यहां आप इसी में मैं लिखता हूं दैट इज पुअर वाउंड हीलिंग भी होगी, पुअर वाउंड हीलिंग, कि जख्म आ गया तो जख्म जल्दी भर नहीं जाता है, इसमें वाउंड हील नहीं होता है जल्दी। अब देखिए ब्लीडिंग टेंडेंसी जो होती है ये कि हमारे बॉडी ब्लीड करता रहता है कहीं कहीं पे। स्पेशली ये ब्लीडिंग कहां पे होती है? हमारे स्किन के अंदर होती है, या स्किन से ब्लीडिंग होती है, या नोज से ब्लीडिंग होती है, गम से ब्लीडिंग होती है। अब स्किन में जो ब्लीडिंग होती है उसमें एक दो टर्म्स आप याद रखेंगे, पूछेंगे नहीं लेकिन आप याद रखिए। एक होता है जिसे हम कहते हैं पेटेचिया, पेटेची, एक होते हैं ये। दूसरा होता है जिसे हम कहते हैं परप्यूरा। तीसरा होता है जिसे हम कहते हैं इकाइमोसिस, CHYECCHY, ओके, इकाइमोसिस। अब देखिए ये क्या होता है, स्किन के अंदर ही रैशेस पड़ते हैं, ये जो बबल्स बनते हैं, रेड कलर्ड बबल्स बनते हैं। एक्चुअली क्या होता है, स्किन के अंदर ही थोड़ी सी ब्लीडिंग होती है, क्योंकि मैंने आपको कहा कि ये ब्लड वेसल्स की हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लड वेसल्स की हेल्थ, क्योंकि वहां पे कोलेजन लगता है, ब्लड वेसल्स में टाइप 3 कोलेजन है, फ्लेक्सिबल कोलेजन, दैट इज टाइप 3 कोलेजन, और वो कोलेजन जो है वहां पे लगेगा। अगर कोलेजन नहीं बढ़ रहा है तो आपकी ब्लड वेसल्स अच्छे से उनके वॉल में उतनी स्ट्रेंथ नहीं होगी, तो उनका रप्चर हो जाता है, तो इंटरनल ब्लीडिंग होती है। स्पेशली स्किन के अंदर जब ये ब्लीडिंग होती है, स्किन के अंदर ही ये काफी रेड स्पॉट्स बनते हैं। रेड स्पॉट्स यहां पे लिखता हूं, रेड कलर्ड होंगे, रेड या पर्पल कलर होंगे, पर्पल या ब्राउन कलर स्पॉट्स होते हैं। इसमें ब्लीडिंग टेंडेंसी जब स्किन की होती है, ब्लीडिंग जब स्किन के अंदर हो जाती है, तो ये जब बनते हैं आप समझेंगे यहां पे पॉइंट कि ये एक्चुअली इंट्राडर्मल ब्लीडिंग है,
स्किन के अंदर वाली ब्लीडिंग है। और अगर वो जो स्पॉट बनता है, अगर वो साइज होगा उसका 1 से लेके 2 mm तक, तो उसे हम पेटेचिया कहते हैं। अगर उसका थोड़ा सा बड़ा साइज होगा, इससे 3 mm से लेके 1 सेंटीमीटर तक, तो उसे परप्यूरा कहते हैं। अगर उसका ग्रेटर देन 1 सेंटीमीटर होगा, ये एक बड़ा वाउंड हो सकता रहता है वहां पे फिर, या बड़ा एक स्पॉट रहता है, दैट इज कॉल्ड एकाइमोसिस। समझ आ रहा है? तो ये आप याद रखेंगे, ये चीजें हैं। दिस इज कॉल्ड इंट्राडर्मल ब्लीडिंग। ब्लीडिंग टेंडेंसी में इंट्राडर्मल ब्लीडिंग होती है, स्किन के अंदर ब्लीडिंग होती है। समझ आया? अब नेक्स्ट थिंग जो है वो मैंने आपको कहा कि पुअर वाउंड हीलिंग, या इसे कहेंगे डिलेड वाउंड हीलिंग। डिलेड वाउंड हीलिंग, क्योंकि मैंने आपको कहा कि ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। किसके लिए? ये टेट्राहाइड्रोफोलेट बना देता है। टेट्राहाइड्रोफोलेट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डीएनए, फॉर द सिंथेसिस ऑफ एंड फॉर द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, फॉर द रेप्लिकेशन ऑफ सेल्स। तो डीएनए बनाना जरूरी है कहां पे? जहां पे नया टिश्यू बनेगा, फॉर द रिजनरेशन। तो पुअर वाउंड हीलिंग इससे होगी, क्योंकि टेट्राहाइड्रोफोलेट नहीं बनेगा, जो मैंने आपको बताया मैकेनिज्म। देखिए, मैंने आपको जो विटामिन पढ़ाया, आपको लगा कि हम बहुत पढ़े, लेकिन मैंने हर चीज को समझाने की कोशिश की। याद रखिएगा, मैंने आउट ऑफ सिलेबस आपको कुछ नहीं कहा। जो चीज मैंने कहा उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की। ठीक है? कुछ हो सकता है किसी के जहन में आएगा हमने बहुत सारा पढ़ा विटामिन में। नहीं, ये सारा हमने पढ़ा, सीखा, हमने रटा नहीं मारा। जैसे कई जगहों पे आप देखेंगे पढ़ाते हैं तो वहां पे रटा मारना पड़ता है। रट्टा मार लिया तो हो गया, एक बार याद किया दूसरी बार खत्म हो गया। हर एग्जाम के लिए दोबारा पढ़ना है, दोबारा पहले से जीरो से स्टार्ट करना। लेकिन ये वाला जो है, हमने अल्हम्दुलिल्लाह हमने ऐसे कोशिश की विटामिन को पढ़ने की कि आपको मैं समझाऊं हर चीज। और समझाने और मतलब रट्टा मारने में, समझने में और रट्टा मारने में बहुत फर्क होती है। समझ आया? सो बी कंटेंटेड कि हम अच्छे से पढ़ रहे हैं। ठीक है? अब देखिए, ये आ गया आपका ग्लेड वाउंड हीलिंग आ गया। अब मैंने आपको कहा ये आयरन एब्जॉर्प्शन के लिए इंपॉर्टेंट है और आयरन मेटाबॉलिज्म के लिए इंपॉर्टेंट है। मैंने को कहा कि आयरन को ये फेरस फॉर्म में कन्वर्ट करता है और फेरिटिन हमारी लिवर में स्टोर होता है। तो आप मुझे खुद बताइए कि आयरन की डेफिशिएंसी नहीं होगी इसकी डेफिशिएंसी से? हाँ, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। इट विल बी आयरन डेफिशिएंसी। आयरन डेफिशिएंसी जो है, जो मैं आपको बताऊंगा आगे, आयरन डेफिशिएंसी से क्या होता है? एनीमिया। सो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया काज होगा, एनीमिया। तो इससे भी काज हो सकता है कि आयरन की डिफिशिएंसी नहीं है लेकिन विटामिन सी अच्छे से नहीं ले रहा है। देखिए, हमारी जो बहनें होती हैं या हमारी जो मदर्स होती हैं, क्या होता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो होता है एक्सेस मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है। तो व्हाट शुड, अगर उनको विटामिन सी, अगर उनको आयरन का देते हैं डॉक्टर्स, आयरन प्रेस्क्राइब करते हैं, विटामिन सी अच्छे से उनकी बॉडी में नहीं जा रहा है, तो उनका आयरन किसी काम का नहीं है, क्योंकि आयरन नीड्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ दिस ब्लड सेल्स। ओके, तो आप समझ सकते हैं कि आयरन के साथ साथ विटामिन सी का होना बहुत जरूरी है। और ये मैंने आपको कहा कि इम्यूनिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे बॉडी में विटामिन सी की डेफिशिएंसी है तो इम्यूनिटी खत्म, इम्यूनिटी कम हो जाती है, तो इम्यून सिस्टम पे इफेक्ट कर सकता है। अब ये चीजें आपको समझ आ गई। इसके अलावा आप विटामिन सी के बारे में कुछ मत याद रखें। पिछली बार क्वेश्चन आया था डिलेड वाउंड हीलिंग एंड कुछ ऐसा आया था ना, तो वो इजीली था, यहां से आप निकाल सकते हैं। इसी तरह से ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, बस यहीं से मैक्सिमम आ सकता है। अब मैं आपको इसके बारे में ये बता देता हूं कि जनरली हम कहते हैं कि जो बी विटामिन है, जो कि वाटर सॉल्युबल विटामिन है, ये हमारी बॉडी में कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, क्योंकि ये स्टोर नहीं होते हैं, ये एक्सक्रीट होते हैं यूरिन के साथ। तो इसका मतलब है इनका बॉडी में जमा नहीं होते हैं, ये हमारे लिए टॉक्सिक नहीं बन जाते हैं। लेकिन विटामिन सी जो है, इसका अगर विटामिन की डेफिशिएंसी होगी उसे हम क्या कहते हैं? किसी भी विटामिन की, दैट इज कॉल्ड HYPO हाइपो विटामिनोसिस। विटामिन की डेफिशिएंसी है तो क्या है? हाइपो मीन्स कम। अगर विटामिन का एक्सेस है, दैट इज कॉल्ड हाइपर विटामिनोसिस। एक्सेस होना विटामिन का, दैट इज कॉल्ड हाइपर विटामिनोसिस। और एक पॉइंट आप मेहरबानी करके याद रखें कि विटामिन सी जो है, जनरली जो वाटर सॉल्युबल विटामिन है उनसे हाइपर विटामिनोसिस से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन इसमें जनरली नहीं होती है इससे भी। लेकिन अगर एक्सेस अब होगा, बहुत ज्यादा होगा, तो क्या होगा? तो इसमें प्रॉब्लम यह हो सकती है हाइपर विटामिनोसिस से कि इसमें किडनी स्टोन्स हो सकते हैं, कैल्शियम ऑक्सैलेट। क्योंकि ये जो है ना विटामिन सी, एक्सेस विटामिन सी, ये होता है ऑक्सैलेट में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है? दिस इज कैल्शियम ऑक्सैलेट स्टोन्स, या आप सीधे याद रखें किडनी स्टोन्स हो सकती हैं, किडनी स्टोन्स हो सकती हैं। अब ज्यादा विटामिन सी भी ठीक नहीं है। ठीक है? और ये भी देखा गया है कि इसमें जब ज्यादा आयरन एब्जॉर्ब होगा तो आयरन टॉक्सिसिटी हो सकती है, ज्यादा आयरन जब बॉडी को मिलेगा, आयरन टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा अगर होता है। ठीक है? एंड हाँ, और एक चीज़ है कि ये देखा गया है कहीं कहीं पे कि ये जो विटामिन सी है, ये हमारे बीटा सेल्स को डैमेज करता है। बीटा सेल्स, देखिए ये हमारे पेनक्रियाज हैं,
ये हमारे पेनक्रियाज हैं। पेनक्रियाज में कुछ सेल्स हैं जिनको हम कहते हैं बीटा सेल्स। क्या कहते हैं? बीटा सेल्स। बीटा सेल्स, बीटा सेल्स, इजंट इट? ये बीटा सेल्स जो है ये काम क्या करती हैं हमारी बॉडी में? ये एक्चुअली हमारी बॉडी में क्या, इंसुलिन सेक्रेट करते हैं। इंसुलिन जो कि हमारे हमारे कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के लिए इंपॉर्टेंट है। हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल कम कर देता है, शुगर लेवल कम रखता है। और अगर ये शुगर लेवल बढ़ जाती है, इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होता है, तो शुगर लेवल बढ़ेगी, दैट इज कॉल्ड डायबिटीज। दैट इज डायबिटीज। अब यहाँ पे ये क्या देखा गया है कि कभी कभी ये देखा गया है कि विटामिन सी जब ज्यादा कोई कंज्यूम करेगा फॉर अ लॉन्ग टर्म, तो उसमें ये बीटा सेल्स की डिस्ट्रक्शन हो जाती है। इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होगा तो आपके ब्लड में जो ब्लड का शुगर है, ब्लड में जो ग्लूकोज है या ब्लड का शुगर जो है वो काम नहीं होगा, वो इंक्रीज होगा। दैट इज कॉल्ड डायबिटीज। DIABETS, डायबिटीज। तो डायबिटीज ये काज कर सकता है। दैट इज ऑल अबाउट विटामिन सी। इसके बाद हम विटामिन सी तो पढ़ लिया, अब इसके बाद मुझे नहीं लगता बस ये इतना काफ़ी है इसके लिए। दिस इज सफिशिएंट फॉर दिस एंड थैंक यू सो मच। नेक्स्ट टाइम अब हम मिनरल्स की तरफ आएंगे। मिनरल्स लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में होगा। और थोड़ा सा मैंने कहा था कि मैं आपको एडेनिन के बारे में बताऊंगा, विटामिन B4 के बारे में, विटामिन B8 के बारे में बताऊंगा, आपका सैलिक एसिड के बारे में बताऊंगा, या पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा, उसके लिए ज़्यादा नहीं। और मिनरल्स जो है नेक्स्ट लेक्चर में ख़त्म होगा वो। एंड थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो या कोई भी क्वेश्चन हो, आप मेरे जीमेल में डाल दीजिएगा। आई विल ट्राई टू क्लियर दैट। आइदर वहाँ पे डायरेक्टली नहीं कर पाए क्लियर तो टाइम नहीं होता, वहाँ पे बहुत सारी मैसेज होती हैं, अगर नहीं कर पाए, लेकिन मैं एक बार वो चेक करता हूँ, तो यहाँ पे ही मैं आगे कहीं पे लेक्चर में आपको क्लियर करूँगा। थैंक यू।